जय हिंद, नमस्कार और सभी बेलियानों राम राम। मैं मनीराम चौधरी, अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला व संस्कृति, और राजस्थान कला व संस्कृति में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जनजातियां। और वैसे अगर बात की जाए जनजातियां की तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और जनजातियों में जो एक क्वेश्चन बनता अपने उनके गणना का, उनके निवास का, जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज जनजातियों को विस्तार से समझेंगे। ध्यान रखना, जनजातियों को रटना नहीं है, समझना है, और जहां तक हो कड़ी से कड़ी जोड़कर उन शब्दों के अर्थ सरलतम सटीकता से स्पष्ट करने और समझने। चलो तो शुरू करते हैं टॉपिक राजस्थान की जनजातियां। और आज पढ़ते हम भील। कौन सी जनजाति? भील, बहुत महत्वपूर्ण जनजाति। तो देखो भील। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि जनजातियां तो याद ही नहीं रहती हैं, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। भील पढ़ने के बाद लगता है कि उनकी शब्दावली मीणा में भी देखो जनजातियों की कुछ शब्दावली जो थोड़ी मिलती जुलती है। एक बात और, ये जितनी भी गाइडें आ रही है वो जनजातियों के बारे में एक मत नहीं है। कोई कुछ छाप रहा, कोई कुछ छाप रहा है, लेकिन हम जितनी भी होगी सटीकता से, स्पष्ट और सरलतम तरीके से जनजातियों को पूर्णतः पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो देखो याद कैसे रखना है। भील, भील शब्द बना है बील से। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील से बना है। यह भी हम किसी गाइड में पहला शब्द पढ़ते हैं। और भील का अर्थ है तीर व कमान। भील का अर्थ क्या है? तीर व कमान। भील शब्द बना है भील से, और भील का अर्थ क्या है? भील का अर्थ है तीर व कमान। विद्यार्थियों, तीर व कमान किन का अस्त्र हुआ? भीलों का अस्त्र है, वो क्या है? तीर व कमान। थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालो और याद करो, या अक्सर तीर व कमान किन से बनते हैं? बांस से। तीर व कमान किन से बनाया जाता है? बांस से। और बांस का बाड़ा कौन? बांसवाड़ा। मतलब भीलों का जो मुख्य निवास है, भीलों का मुख्य निवास स्थल है, वो कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के पड़ोस में, तो बांसवाड़ा के पड़ोस में उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। उदयपुर, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ ये किन का निवास है? भीलों का। लेकिन यहां पर भी दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो अनुपात में प्रतिशत में अधिक भील निवास कहां पर करते हैं? बांसवाड़ा में। लेकिन कुल संख्या में, कुल आबादी में या कुल संख्या में अधिक कहां पर है? तो कुल संख्या में अधिक है भील कहां? उदयपुर। बड़ा आसान, कई सवाल हल हो गए। देखो केवल हम कड़ी से कड़ी चल रहे हैं। भील शब्द बना है भील से। भील का अर्थ है तीर व कमान। तीर व कमान किन का अस्त्र हुआ? भीलों का। तीर व कमान किन से बनते हैं? बांस से। बांस का बाड़ा कौन? बांसवाड़ा, यानी निवास भीलों का बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अनुपात में प्रतिशत में ज्यादा कहां? बांसवाड़ा में। और कुल संख्या में अधिक कहां पर है? तो कुल संख्या में अधिक है उदयपुर। अगर आपको क्षेत्र पूछ ले कि भाई भीलों का मुख्य निवास क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र हो गया मेवाड़ व वागड़। क्या हो गया? मेवाड़ व वागड़। और बांसवाड़ा शब्द क्या आ रहा है? बांस। आपने पढ़ाई होगा, बांस सबसे लंबी घास है। क्या है? घास। इनके अलावा देखो भील राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है।
राजस्थान की सेकंड बड़ी जनजाति कौन है? भील। और ये कुल जनजाति का 44% है। कुल जनजाति का 44% है। राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है भील। और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। कौन सी है? गोंड। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में निवास करती है। दुनिया में कुछ विशिष्ट जनजातियां हैं जिनके पूछे जाते हैं कभी कभार, जैसे एस्किमो, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, वहां सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्फ के घरों में रहते हैं। इनके अलावा बुशमैन, बद्दू तो अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियां हैं। सेमांग वगैरह, यानी बहुत सारी दुनिया में जनजातियां निवास करती है। और ये जो अपने अमेजन के जंगल है वहां पर भी बहुत सारी। तो देखो, भील राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति। और दूसरा बिंदु, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। राजस्थान की सबसे प्राचीन। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है साथियों, यहां पे क्वेश्चन एक मोड़ लेता है। और वो मोड़ क्या? देखो, प्राचीनता से सवाल है वो भील का भी बन रहा है और प्राचीनता का सवाल मीणा का भी बन रहा है। तो आप कुछ गाइड में पढ़ेंगे, कुछ गाइड में तो प्राचीन बताया गया है मीणा को, और कुछ में क्या? भील को। देखो, मैं पुनः बता देता हूं, प्राचीनता का सवाल दोनों से बनता, लेकिन दोनों का अलग अलग है। और वो क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति तो कौन है? भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। और जो मीणा है वो देश की अति प्राचीन जनजाति किसे माना गया है? मीणा को। देश की अति प्राचीन जनजाति कौन है? मीणा। अब जो चिंतन करते हैं तो उनके दिमाग में क्वेश्चन बनता है, और जब देश की प्राचीन हुई तो वो राजस्थान की भी तो प्राचीन हो सकती है, फिर क्यों नहीं है? विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, जो राजस्थान के मूल निवासी वो सबसे प्राचीन कौन है? भील। मीणा है वो उत्तर भारत के निवासी हैं और बाद में राजस्थान में आकर बसे शासन के उद्देश्य से। आपने इतिहास में पढ़ाई होगा कि बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी, आलम सिंह मीणा आमेर, ढूंढाड़ में भी मीणाओं का शासन था 1137। दुल्लहराय तेजकरण ने आमेर में, ढूंढाड़ में मीणाओं को पराजित किया। और कछवा वंश की स्थापना कहां पर की? ढूंढाड़। यानी मीणाओं ने राजस्थान में प्रवेश किसके हिसाब से? शासन के हिसाब से किया। और ये पहले का उत्तर भारत में। और इनको माना जाता है देश की अति प्राचीन। देश की अति प्राचीन, लेकिन साथ में ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये बात आप कंफ्यूज नहीं हो। तो मैं भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, इस बात को याद रखने के दो तर्क दे रहा हूं। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, जिनके तर्क नंबर 1 रावण हत्ता, और तर्क नंबर 2 गवरी। देखो विद्यार्थियों, रावण हत्ता वाद्य किनका है? रावण हत्ता वाद्य है भीलों का। रावण हत्ता वाद्य है भीलों का। और वाद्य यंत्र में जाकर आप पढ़ते हैं या रावण हत्ता की विशेषता जानते हैं तो राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य कौन सा है? रावण हत्ता। और अति प्राचीन वाद्य को प्रयोग करने वाली जनजाति ही राजस्थान की क्या है? प्राचीन। मान लियो कि फिर भी आप सहमत नहीं हो तो दूसरा तर्क देखो, या कंफ्यूजन रहे तो गवरी। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? गवरी। और गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक है। लोक नाट्यों का मेरू नाटक कहते हैं। और गवरी भी किनका है? भीलों का। मतलब ये दोनों तर्क ये इस बात को साबित कर सकते हैं या इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि भील अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो देखो, अब तो आपकी बात समझ में आ गई होगी।
राजस्थान की सबसे प्राचीन तो कौन हो जाएगी? भील। और देश की अति प्राचीन मीणा। राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति भील। नेक्स्ट देखो, अब एक तो ये निवास की, फिर एक क्वेश्चन बनता है भीलों की उत्पत्ति से। उत्पत्ति यानी भीलों की उत्पत्ति किनसे हुई? इनमें इतिहासकारों के अलग अलग और कई मत दे रखे। भील स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। स्वयं को किनकी संतान मानते हैं? महादेव की संतान मानते हैं। लेकिन संस्कृत में भीलों को निषाद कहा गया है। संस्कृत में भीलों को निषाद कहा गया है और निषाद भगवान शिव की संतान थी। लेकिन भीलों का निवास है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वन क्षेत्र वाले भूभाग हैं। भीलों का अगर व्यवसाय भी देखें तो वनों पर ज़्यादा निर्भर है। और वनों में रहने के कारण इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा? वन पुत्र कहा। क्या कहा? कर्नल टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा। और एक इतिहासकार है डीएम मजूमदार ने भीलों की उत्पत्ति निग्रोटो प्रजाति से माना है। क्या माना है? भीलों को निग्रोटो जो अपने अफ्रीकन महाद्वीप में और मानव जगत की जाति, उसकी सबसे प्राचीन जाति माना गया किसे? निग्रोटो। घुंघरालू बाल, चपटी नाक, बड़े होठ, श्याम वर्ण, यानी ये निग्रोटो की पहचान है। तो वैसे अलग अलग प्रोफेसर गुहा ने भी अलग मत दिया कि वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है। लेकिन विशेष रूप से तो दो बात हैं। कर्नल टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा, तो निषाद कहाँ पर? निषाद शब्द का उपयोग हुआ है इनके संस्कृत में। स्वयं को भीलकिन की संतान मानते महादेव की। और डीएम मजूमदार ने भीलों को किन से संबंधित माना है? निग्रोटो प्रजाति। चलो ये जल्दी थोड़ा इतना प्रिंट करो, आप स्क्रीनशॉट ले लियो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिपीट भी होता है कि भीलों का मकान। भीलों के मकान, वैसे भीलों के जो मकान होते हैं वो कच्चे घास फूस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कच्चे घास फूस के मकान बने होते हैं। और जो कच्चा घास फूस का मकान बना हुआ है, ये घास फूस के मकान को कहते हैं टापरा। तो भीलों का जो मकान है, मकान को क्या कह दिया? टापरा या कुह। मकान कच्चे घास फूस के बने हुए होते हैं और भीलों के मकान क्या कहलाए? टापरा या कुह। लेकिन इसी टापरा के बाहर क्या होता है? एक छपरा होता है। इसी टापरा के बाहर एक छपरा होता है। और ये जो टापरा के बाहर यानी छपरा, भैया अपने राजस्थानी में, मारवाड़ी में तो क्या कहते हैं? छपरा। तो ये टापरा के बाहर का जो छपरा होता है, और इसी छपरे को कहते हैं डालिया। क्या कहते हैं? डालिया। जो टापरा के बाहर छपरा है वो क्या कहलाया? डालिया। भीलों का मकान टापरा या कुह, और जो डालिया है यानी बाहर जो छपरा बना हुआ बरामदा। भीलों के मुखिया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब यहां से बहुत ज्यादा लोग रटकर याद रखते हैं, क्योंकि भीलों का मुखिया, फिर आपको मीणाओं का, शहरियों का, गरासिया, कथोड़ी अलग अलग याद रखना होता है। कुछ शब्द मिलते जुलते भी हैं। और भीलों में भी एक नहीं 4-5 प्रकार के मुखिया होते हैं। 2 तो आपको याद रखना अनिवार्य होता है, गांव और पंचायत का। तो देखो, भीलों के मुखिया में 3 शब्द आते हैं। एक तो आता है भीलों के गांव का मुखिया, एक आता है भीलों की पंचायत का मुखिया, ये तो 2 है मुखिए।
और कभी कभार पूछ लेते हैं बांसवाड़ा में बिलों का मुखिया। देखो साथियों, जो बिल, जैसे अपन हमारे गांव को गांव कहते हैं और गांव के मोहल्ले को अपने पश्चिमी राजस्थानी भाषा में क्या देते हैं, बास। उसी प्रकार बिलों के गांव का जो मोहल्ला होता वो कहलाता है फला। मोहल्ला मिलकर क्या बनता है, गांव। फला मिलकर बना गांव, और गांव को क्या कहा, पाल। क्या कहा, पाल। अरे सुना होगा ना, नाथरा की पाल लोहा इसके खदान के लिए प्रसिद्ध है। बील अपने मोहल्ले को कहते हैं फला, और गांव क्या कहलाया, पाल, और पाल का मुखिया कहलाया पालवी। अरे पाल का मुखिया पालवी, कोई समस्या ही नहीं है कि बिलों का गांव, गांव पाल, और पाल का मुखिया पालवी, मतलब गांव का मुखिया क्या कहलाया, पालवी। दूसरे शब्दों में पालवी को तदवी कहा गया है। दूसरे शब्दों में क्या कहा गया, तदवी। अब करते हैं पंचायत के मुखिया की बात, और बिलों के पंचायत का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं गमेती। बिलों के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती। ये निजी पंचायत है, इनकी समाज की जातीय पंचायत होती है। जैसे मान लियो बिलों की पंचायत में ए से जेड तक गांव है। ए गांव का व्यक्ति बिलों की पंचायत में मान लो क्या है, मुखिया। कल बी गांव में मान लो पंचायत बैठी तो वो मुखिया घूमता घूमता कहाँ गया, बी गांव। अगले दिन मान लियो पंचायत एम गांव में बैठी तो मुखिया घूमता घूमता कहाँ गया, एम गांव। यानी पंचायत का मुखिया घूमता ही रहता है, घूमता घूमता गमेती। पंचायत का मुखिया घूमता रहता है, और घूमते से शब्द याद रखना, गमेती। गमेती यानी पंचायत में घूमता गमेती। गमेती पंचायत का मुखिया। बांसवाड़ा में बिलों के मुखिया को कहते हैं रावत। बांसवाड़ा में बिलों का मुखिया क्या कहलाता है, रावत। लेकिन एक बात साथ में और याद रखनी है विद्यार्थियों आपको, अगर पूछ ले रावत मीणा, ये तो बिलों की बात हुई। बांसवाड़ा में बिलों के मुखिया को कहते हैं रावत, और अगर आपको पूछ ले कि रावत मीणा, तो रावत मीणा निवास करते हैं कहां पर, अजमेर में। रावतसर जगह है हनुमानगढ़। इंदिरा गांधी नहर की प्रथम व एकमात्र बाईं ओर शाखा है रावतसर। रावत उपाधि राणा सांगा की थी, और राणा सांगा को रावत की उपाधि अजमेर के करमचंद पवार ने प्रदान की। रावत बाघ सिंह तो चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में केसरिया करने वाले कौन थे, रावत बाघ सिंह। तो देखो ध्यान देना, रावत बांसवाड़ा में बिलों के मुखिया क्या कहलाते हैं, रावत। बस ये तो बात हो गई मुखियाओं की। भाई गांव को कहते हैं पाल, और पाल का मुखिया पालवी। पंचायत में घूमता है गमेती, पंचायत का मुखिया गमेती, और बांसवाड़ा में बिलों का मुखिया क्या कहलाता है, रावत। अब बात करते हम बिलों के वस्त्र की, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अक्सर जो बात पूछी जाती है बार बार, इनके वस्त्र, इनके मुखिया, मकान, शब्दावली, प्रथा, या इनसे जुड़ी हुई दूसरी बातें जो भी है, और जो भी बातें पढ़ेंगे हम पूर्णतः विस्तारित, सरलतम, न्यूनतम शब्दों में, और बात पूरी। तो ध्यान दो, देखो वस्त्र, बिलों के वस्त्र। पहले बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों में तो पहले मैं शब्द लिख देता हूं सीधा। एक तो है आपके फेंटा, एक शब्द आता है पोतिया, एक शब्द आता है खोइतो, एक शब्द आता है फाड़ू, और एक आता है डेपाड़ा। ये तो किसमें, पुरुषों में। फेंटा, देखो पोतिया मारवाड़ी शब्द है, कोई भी समझ सकता। पोतिया यानी बड़ा सापा होता, सफेद रंग का बड़ा, वो हो गया पोतिया। फेंटा मतलब जो फिट जो सापा होता है उसे ये क्या कहते हैं, फेंटा। तो पोतिया व फेंटा तो क्या है, सापा है, पगड़ी।
कोई तो भील घरों में, भील घर पर ढीली लंगोटी पहनते हैं जिसे ढीली धोती भी कहते हैं। भील घर में जो लंगोटी पहनते हैं उस लंगोटी को क्या कहते हैं? खोइतू, जो ढीली डाली। फाड़ू, जब ये शिकार के लिए भागते हैं तो कमर में क्या अंगोछा बांध देते हैं कसकर, और जो कमर का अंगोछा होता है उस अंगोछे को क्या कहते हैं? फाड़ू। डेपाड़ा, डेपाड़ा बिल घुटनों तक खींचकर जो तंग धोती बांधते हैं उससे क्या कहते हैं? डेपाड़ा। यानी बिलों की जो तंग धोती है वो क्या है? डेपाड़ा। देखो फेटा यानी पिट सापा, पोतिया बड़ा सफेद सापा, खोइतू बिलों की लंगोटी, फाड़ू अंगोचा, और डेपाड़ा क्या हो गई? तंग धोती। अब बात करते हैं भील महिलाओं के वस्त्र की। तो देखो साथियों, सिंदूरी, पीरिया, कछाबू, ताराबात, पावली बात, ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंदूरी, सिंदूरी शब्द बना है सिंदूर से। सिंदूर का रंग कैसा होता है? लाल। जो भील महिलाओं के लाल रंग की साड़ी होती है वो क्या कहलाई? सिंदूरी। और अक्सर लाल जोड़ा शादी में पहनाते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि भील महिलाओं के जो शादी का लाल जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? सिंदूरी। जो महिला यानी परसुता महिला पीर से जो ओढ़ कर पहन कर आती है बच्चे के जन्म पर, कैसा? पीले वस्त्र। तो जो पीर से पहन कर आती यानी पीला लहंगा, पीरिया कैसा है? पीला लहंगा। कछाबू, कछाबू घुटनों तक, यानी कछाबू कहां तक है? घुटनों तक। घुटनों तक का जो काला लहंगा है, घुटनों तक काला लहंगा वो क्या कहलाया? कछाबू। घुटनों तक का काला लहंगा। ताराबात, बहुत महत्वपूर्ण बात, भील महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी कौन सी है? ताराबात की ओढ़नी। भील महिलाओं की जो सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है वो कौन सी है? ताराबात की ओढ़नी। और पावली बात, तो जो भील महिलाओं में अविवाहित बच्चियां होती है, अविवाहित महिलाओं की जो ओढ़नी है वो कौन सी है? पावली बात। पावली बात। एक बार पुनः देखो, सिंदूरी यानी लाल साड़ी या शादी का जोड़ा महिला का, पीरिया पीला लहंगा, कछाबू घुटनों तक का जो काला लहंगा वो क्या कहलाया? कछाबू। ताराबात ओढ़नी सबसे लोकप्रिय भीलों की ओढ़नी, और पावली बात। और जहां तक बात वस्त्रों की आए तो मतलब जैसे भी हो सरलतम तरीके या गहनता से इनको पूरा याद रखना है। आरएस से लेकर जो भी अपने कांस्टेबल के पेपर हो रहे हैं, कांस्टेबल 2012 का उठा के देख लियो, ग्राम सेवक 2016, पटवार, कांस्टेबल ये भर्ती 18 में हुई, आरएस 98, आरएस 12, यानी जितने भी पेपर हैं, कछाबू के अलावा फाड़ू, ढिपाड़ा, ताराबात ओढ़नी, बार बार सवाल पूछे गए। तो ये तो हो गए किनके? भीलों के वस्त्र। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर लियो। चलो देखो नेक्स्ट। अब बात करते हैं भीलों की प्रथाएं। प्रथाओं में भी एक बात ध्यान रखनी है, जो दूसरी जनजाति यानी जो सभी जनजातियों में कॉमन प्रथा है, जैसे उदाहरण बाल विवाह, गोदना, दापा, यानी जो सभी जनजातियों में कॉमन है, उनमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। वह प्रथा जिनकी कोई विशिष्ट पहचान है, चाहे दापा से भी जुड़ी हुई हो, चाहे गोदना, जैसे गोदना का अगर क्वेश्चन पूछते हैं 2 प्रकार से होता है, या तो परिभाषा यानी जो शरीर पर स्थायी रूप के चित्रकारी करवाते हैं, शरीर में यानी खोदकर जो चित्र बनाते हैं, टैटू, वो तो कहलाया गोदना। दूसरा सवाल गोदना से बनता है शहरिया जनजाति का, क्योंकि शहरिया जनजाति में गोदना
गोदना गुदवाने की अनुमति केवल महिलाओं को है, पुरुषों में वो पाबंद है। तो ये दो बनते हैं, यानी गोदना की या तो बनते हैं परिभाषा कि भाई शरीर पर जो इस तरह चित्रकारी या टैटू बनाते हैं उससे क्या कहते हैं, गोदना। या फिर दूसरा क्वेश्चन बन रहा है तो जनजातियों में सब में, लेकिन विशिष्ट किनका है, शहरियों का। तो देखो प्रथाएं, भील जनजाति की प्रथाएं। प्रथाओं में सबसे पहले देखो कुटुंब प्रथा। कुटुंब प्रथा यानी संयुक्त परिवार में निवास करते हैं और पिताजी परिवार का क्या होते हैं, मुखिया। पिताजी परिवार के मुखिया होते हैं। उसके बाद हम लेते हैं विवाह से जुड़ी हुई प्रथाएं। विवाह से देखो बाल विवाह, प्रेम विवाह, ये तो लगभग कॉमन है। प्रेम विवाह भी अगर बात आए तो भील प्रेम विवाह कब करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है बंगोरिया उत्सव पर। किस पर करते हैं, बंगोरिया उत्सव पर करते हैं या बंगोरिया नृत्य, तो किन से जुड़ा हुआ हो गया, भीलों का। प्रेम विवाह सर्वाधिक किसमें प्रचलित है, गरासियों में। लव मैरिज सर्वाधिक गरासिया में है। और प्रेम विवाह भील कब करते हैं, तो बंगोरिया उत्सव पर। उनके अलावा देखो हट विवाह, हाँ ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। हट विवाह, अरे बिंद बनो ला घोड़े चढ़ू ला कद परणासी बाबलियो सगड़ा साथी प्रण्याम तो रियो कुमारो टबरियो। मतलब हट विवाह। हट विवाह के अलावा एक प्रथा है हाथी विंडो। बहुत महत्वपूर्ण बात है हाथी विंडो। ब्राह्मण की अनुपस्थिति में भील पुरुष और महिला अगर शादी के लिए मन बना ले तो वो क्या करते हैं, किसी पेड़ को साक्ष्य मानकर फेरे ले लेते हैं, हो गई शादी। और वही प्रथा क्या कहलाई, हाथी विंडो। यानी ये भी किनसे जुड़ी हुई है, भीलों की एक वैवाहिक प्रथा, हाथी विंडो। हाथी विंडो और साथ में एक शब्द और याद रखना है, हाथी मना। क्योंकि हाथी विंडो और हाथी मना दोनों ही बातें किनसे जुड़ी हुई है, भीलों की। हाथी मना, भील पुरुष विवाह के अवसर पर बैठकर जो नृत्य करते हैं उसे कहते हैं हाथी मना। तो हाथी विंडो या हाथी मना, ये दोनों ही जो प्रथाएं या नृत्य किनसे जुड़े हुए, भीलों से। कुछ बातें और आती। हाथियों की लड़ाई तो कोटा चित्र शैली की विशेषता है। हाथियों की लड़ाई कोटा चित्र शैली की विशेषता है। हाथी उत्सव तो जयपुर का प्रसिद्ध है। हाथी उत्सव कहां पर, जयपुर में आयोजित होता, पर्यटन विभाग आयोजित कराता है। अभी आपके एग्जाम में राणा प्रताप के हाथियों के नाम भी पूछे थे, तो प्रताप के हाथी का नाम था लूणा व राम प्रसाद। क्या नाम था, लूणा व राम प्रसाद। हाथी किन के थे, राणा प्रताप के। तो मर्द बन के मर्दाना पे बैठा था कौन, मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। बाकी हाथी 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। हाथी पृथ्वी पर स्थलीय सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, हाथी। बाकी सबसे बड़ा स्तनधारी जीव तो वैल है, स्थलीय जीव कौन सा है, हाथी। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। हजार हाथियों की भूमि लाओस। हाथी गुम्फा शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख में भारत शब्द का लिखित प्रमाण प्राप्त होता है। चलो ध्यान दो, हाथी विंडो, हट विवाह, प्रेम विवाह और सह पलायन। सह यानी साथ, पलायन यानी भाग जाना, यानी साथ लड़की को लेकर भाग जाना। ये भी क्या है, उनके एक विवाह की प्रथा है। इनके अलावा देखो, विवाह तो हो गया ठीक है, लेकिन विवाह होने के बाद मान लियो किसी कारणवश उनमें मनमुटाव हो गया, रिश्तों में दरार पड़ गई। विवाह के समय तो पुरुष और महिला दोनों के छेड़े, जो कपड़े के होते हैं, छेड़ा बांधते हैं। और जैसे ही मान लियो विवाह विच्छेद हुआ तो छेड़ा को क्या कर दिया, विच्छेद, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना यानी भीलों की कौन सी प्रथा है, तलाक प्रथा। छेड़ा फाड़ना भीलों की तलाक प्रथा है।
इनके अलावा डाम देना, सीधी सी बात है, अगर बीमार हो गया, किसी कारणवश कोई बीमारी लग गई तो वो क्या करते हैं, डाम दे देते, दाग देते। डाम देना रोगोपचार प्रथा, रोगोपचार प्रथा। बाकी बाल विवाह, गोदना, ये सब किसमें, बिलों में प्रचलित है। छेड़ा फाड़ना, तलाक, डाम देना कौन सी हो गई, रोगोपचार प्रथा। तो ये तो क्या हो गई, बिलों की प्रथाएं। अब देखो बात करते हैं बिलों के देवी देवता की, बहुत महत्वपूर्ण बातें ये भी। देवी देवता में बिलों के कुल देवता, बिलों के आराध्य देवता, कुल देवी, वैवाहिक देवी, लोकप्रिय देवता। देखो एक तो कुल देवी, कुल देवता, आराध्य देवी, आराध्य देवता, हमेशा याद रखना है। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी ये कंफ्यूजन होते हैं कि कुल देवता और आराध्य देवता क्या अलग अलग हैं या इनसे अर्थ क्या होता है। देखो कुल यानी किसका पर्यायवाची है, वंश का, जो उसके वंश से जुड़ा हुआ हो या उसी के वंश से कोई देवता हुआ हो या उनका वंश सदियों से कुल देवता के रूप में पूजता हो, वो कहलाया कुल देवता या कुल देवी। आराध्य बाद में किसी कारणवश, कोई चमत्कार, कोई आस्था के हिसाब से व्यक्ति जिस देवी देवता की आराधना, पूजा आराधना करने लगा, वो क्या कहलाए, आराध्य देवता। तो देखो बिलों के कुल देवता कौन है, टोटम। और टोटम ये किसे कहते हैं, प्रकृति को। कुल देवता टोटम है। बिलों के आराध्य देवता कौन है, केसरिया नाथ जी। कौन है, केसरिया नाथ जी। और केसरिया नाथ जी की चढ़ाई केसर का पानी पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ है, उदयपुर। देखो कुल देवता तो टोटम, आराध्य देवता केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी की चढ़ाई केसर, केसर यानी शराब, बड़े आदर सत्कार से नाम देते हैं कि केसरिया नाथ जी के चढ़ाई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं बील। केसरिया नाथ जी को ही कहते हैं काला जी, लेकिन मूल रूप में ये ऋषभ देव जी का मंदिर है। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के संस्थापक। तो केसरिया नाथ जी यानी बिलों के आराध्य देवता। केसरिया कुंवर जी, गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर जी। केसरिया नाथ जी और केसरिया कुंवर जी दोनों क्या अलग अलग। केसरिया करना यानी युद्ध में केसरिया वस्त्र धारण करके वीर गति प्राप्त होना। केसरिया वालम आवोनी पधारो मारे देश, राजस्थान का जो राज्य गीत है वो केसरिया वालम आवोनी पधारो मारे देश। मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, आई जी माता के मंदिर में बिलाड़ा। केसर बाग अभयारण्य धौलपुर। केसर बाग या केसर विलास अभयारण्य। केसर बाग छतरिया, केसर बाग छतरिया कहां पर है, बूंदी में। केसरी सिंह बारट, शाहपुरा भीलवाड़ा। क्रांतिकारी परिवार केसर सिंह बारट, जिनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह और भाई जोरावर सिंह बारट। केसरी सिंह चुंडावत 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों को रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी सलुम्बर का ठाकुर। केसर हिंद, भारत में सर्वप्रथम केसर हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने पर दी थी। राजस्थान में केसर हिंद की उपाधि कवियों में थी। कवि राजा श्यामल दास, ये भी अंग्रेजों ने प्रदान की थी केसर उत्पादन के लिए कश्मीर। चलो ध्यान दो वापस। आराध्य देवता कौन हुए, केसरिया नाथ जी की चढ़ाई केसर का पानी पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। कुल देवी आमजा माता। आमजा माता का मंदिर राजसमंद और उदयपुर दो जगह है। वैवाहिक देवी भराड़ी,
वैवाहिक देवी का नाम बराड़ी। जब भील पुरुष या भील दूल्हा शादी के लिए जाता है तो कहते हैं कि दीवार पर उन्हें देवी का चित्र बनाना होता और वही देवी कौन सी है? बराड़ी। और भीलों के लोकप्रिय देवता कौन है? पाबूजी। लोकप्रिय देवता कौन है? पाबूजी। अरे पाबूजी की पढ़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य के साथ कौन करते हैं? भील। भीलों का जो मुख्य वाद्य यंत्र है उसका नाम क्या है? रावण हत्ता। चलो ये जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर लियो, छाप लो जल्दी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं भीलों के त्योहार की। विशेष त्योहार में भीलों का है होली। होली भी भीलों में दो प्रकार की है। गोबरकंडों की होली, गोबरकंडों की होली है वो आपके बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर। और दूसरी है पत्थरमार, पत्थरमार होली बिलुड़ा गांव, बिलुड़ा गांव कहाँ? डूंगरपुर। देखो गोबरकंडों की बेणेश्वर डूंगरपुर, पत्थरमार कहाँ की हो गई? बिलुड़ा गांव डूंगरपुर। वैसे पत्थरमार होली राजस्थान में बाड़मेर की प्रसिद्ध है। भीलों में पत्थरमार पूछे तो बिलुड़ा गांव डूंगरपुर। पत्थरमार होली राजस्थान में बाड़मेर की है। लठमार होली कहाँ की है? तो महावीर जी करौली। कोड़ा मार कहाँ की है? भिनाई अजमेर। कोड़ा मार कहाँ की है? भिनाई अजमेर की। देवर भाभी की होली तो ब्यावर अजमेर की। तो पत्थरमार होली। अब बात करते हैं भीलों के नृत्य की। पहले देखो मैं सीधे बताता हूं, नाम लिख देता हूं फिर विस्तार करते। गेर, द्विचक्री, युद्ध, हाथीमना, ढेकण, गुमरा, नेजा, ये भीलों के नृत्य हो गए। विस्तार तो देखो होली पर भील कौन सा करते हैं? गेर। गोल चक्रे में, तेज चक्रे में घूमते हुए महिलाएं कौन सी करती हैं? द्विचक्री। युद्ध बहुत भयानक नृत्य है क्योंकि ये तीर कमान ये शस्त्रों के साथ करते हैं। वो कौन सा है? युद्ध। हाथीमना, विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथीमना। फिर विशेष है नेजा, जो भीलों का खेल नृत्य है वो कौन सा है? नेजा। और रामदेव जी की ध्वजा को भी क्या कहते हैं? नेजा। अब देखो याद कैसे रखना है, थोड़ा सा एक आप लॉजिक से जोड़कर याद रख लेना कि भीलों का त्योहार तो कौन सा है? भीलों का त्योहार है होली। भीलों का त्योहार है होली। होली पर भील क्या करते हैं? गेर। और एक बात तो साफ है कि गेरी अधिकांश शराब के नशे में होते हैं। होली पर करते हैं गेर। शराबी गेरियों के मध्य एक दो द्विचक्री गंदी बातें हो गई। शराबी गेरियों के मध्य एक दो द्विचक्री गंदी बातें हुई और बातों ही बातों में क्या हो गया? युद्ध। जैसे युद्ध हुआ तो जो ताकतवर था हाथीमान, युद्ध में ताकतवरी काम आता है, तो जो ताकतवर था हाथीमान, हाथीमान ने सबको मारा ढेकण। और जैसे ही मारा लोग गुम गए, यानी गुमरा, पीछे क्या बचा? नेजा। लॉजिक से याद रख लेना, होली पर करते हैं गेर। शराबी गेरियों के मध्य दो द्विचक्री गंदी बातें हुई, बातों ही बातों में युद्ध। युद्ध में ताकतवर था हाथीमान ने मारा ढेकण, लोग गुम गए, पीछे क्या रहा? नेजा। देखो गेर कब करते हैं? होली पर। द्विचक्री कौन कर रही है? महिलाएं गोल घेरे में घूमते हुए। युद्ध बहुत भयानक नृत्य है।
आतिमना विवाह पर। विवाह पर कौन करते हैं? पुरुष, पुरुषों द्वारा बैठकर किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, दूसरा बैठकर किया जाने वाला नृत्य, तो दूसरा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है तेरे ताली। नेजा बिलों का खेल नृत्य कौन सा है? नेजा। बात करते हैं बिलों के लोक नाटक की। बिलों का लोक नाटक है गौरी, और गौरी में ये जिस वाद्य का प्रयोग करते हैं वो है मांदल। कौन सा? मांदल। गौरी कहीं कहीं पर नृत्य भी लिखा होता है, हो सकता है कहीं लिखा हो, लेकिन गौरी में नृत्य किया जाता है वो गम्मत या गाई कहलाता है। गौरी एक लोक नाटक है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन प्रारंभ होकर, रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा, दूसरे दिन प्रारंभ हो रहा है तो भाद्रपद कृष्ण एकम। रक्षाबंधन के दूसरे दिन प्रारंभ होकर 40 दिनों तक, कितने दिनों तक? 40 दिनों तक दिन में किया जाने, दिन में, बाकी अधिकांश लोक नाटक रात को संपन्न होते हैं। दिन में किया जाने वाला लोक नाटक है गौरी। गौरी में कुटकुटिया, खुटकुटिया ये गौरी के पात्र होते हैं। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है कौन? गौरी। लोक नाटक में से प्रत्यक्ष से पूरा पढ़ेंगे। राजस्थान का वह सबसे प्राचीन लोक नाटक है गौरी। गौरी का दूसरा नाम क्या हो गया? राई। क्या कह दिया? राई। लोक नाट्यों का मेरू नाटक किसे कहते हैं? गौरी को। तो नाटक तो हो गया इनका गौरी या राई, और गौरी या राई में जो प्रयोग करते हैं वाद्य वो कौन सा है? मांदल। बात करते हैं बिलों के खान पान की, या पहले कृषि। बिलों की कृषि दो प्रकार की है। एक तो है इनके मैदानी भागों की, और दूसरी है पहाड़ी कृषि, या कह दो जूमिंग कृषि। मैदानी भागों में, जो समतल मैदानों में खेती काज की जा रही है, बिलों की मैदानी कृषि कहलाती है दजिया, और बिलों की जो जूमिंग कृषि उसे कहते हैं ची माता। क्या कहते हैं? ची माता, या दूसरे शब्दों में वालरा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखो वालरा, वालरा तो बिलों की जूमिंग खेती, वालर तो गरासियों का नृत्य, और वालरा का नाम ही क्या है? ची माता। यानी पेड़ों को काट कर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाई? जूमिंग। और बिलों की जूमिंग खेती को कहते हैं ची माता। ची माता तो बिलों की जूमिंग खेती, और चूकी के माता, चूकी के माता चिली में तांबे की प्रसिद्ध खान है। दक्षिणी अमेरिका आ माता ब्राजील में मैग्नीज की प्रसिद्ध खान है। तो बिलों की खेती दजिया, जूमिंग हो गई ची माता। जल्दी ये स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट करो। चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं बिलों के खान पान की। खाने में यानी ये अनाज में विशेष रूप से किसका प्रयोग करते हैं? साथ में ये भी बात याद रखनी है, बिलों के जो अनाज की कोटी होती है उसे कहते हैं कबलिया। क्या कहते हैं? कबलिया। और अनाज में ये मक्का, तो मक्का की रोटी व प्याज, मक्का की रोटी, और मारवाड़ी में क्या हो तो कंदो। मक्का की रोटी व प्याज बिलों का प्रमुख यानी प्रिय खाद्य है। अगर आप मक्का को जोड़कर थोड़ा सा और देखो तो 2-4 क्वेश्चन और याद रह जाते। मतलब बिल खाते हैं कौन? किसकी रोटी? मक्का की। तो दूसरा आइडिया से हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर बिलों का, अरे भाई जहां बिलों का निवास है वहां उत्पादन किसका ज्यादा हो रहा है? मक्का। जो ज्यादा उत्पादन हो रहा है वही भोजन में प्रयोग कर रहा है। तो मक्का का उत्पादन क्षेत्र हो गया कौन सा? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये राजस्थान में
यानी राजस्थान में मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। भारत में मक्का उत्पादन के लिए तो महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। और दुनिया में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन करता? अमेरिका पूरे दुनिया में आधे से अधिक मक्का का उत्पादन करता है। अब दूसरा क्वेश्चन और याद रख सकते हो, मक्के के दाने का रंग होता है लाल लाल। कैसा होता है? थोड़ा लाल होता है। मतलब जहां मक्का हो रहा वहां की मिट्टी कैसी है? लाल। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इनके मध्य भूभाग में जो मिट्टी मृदा किस रंग की है? लाल मृदा पाई जाती है। मक्का को कहते हैं अनाजों की रानी। क्या कहते हैं? अनाजों की रानी। मुख्यतः स्टार्च का स्रोत कौन है? मक्का। भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं क्योंकि ये मुस्लिम धर्म का केंद्र है। और विश्व में मुस्लिम धार्मिक केंद्र प्रमुख कौन है? मक्का। वो मक्का शहर का सऊदी अरब। मक्का सऊदी अरब। भारत का मक्का कौन हो गया? तो अजमेर। क्रिकेट का मक्का तो लॉर्ड्स यानी ब्रिटेन। और मक्का स्टार्च का स्रोत मक्के की किस्में माही कंचन, माही धवल वगैरह किनकी? मक्के। चलो ध्यान दो, अनाज में क्या खाते हैं? मक्का की रोटी और प्याज। अनाज की कोठियों को क्या कहते हैं? कबलिया। लेकिन पान में यानी पीने में पेय पदार्थ क्या है? महुआ की शराब। किसकी शराब? महुआ की शराब व ताड़ का रस। महुआ की शराब व ताड़ का रस बड़े शौक से पीते हैं कौन? भील। लेकिन महुआ की शराब को जो स्थानीय नाम है वो स्थानीय नाम क्या है? मावड़ी। मावड़ी कहते हैं। मारवाड़ी में तो मावड़ी कहते हैं बूढ़ी माता को। मावड़ी या मोकड़ी कहते हैं किसे? महुआ की शराब। अगला क्वेश्चन ये हल हो रहा है, अगर आपको पूछ ले भाई भौगोलिक रूप से कि महुआ के पादप सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में, तो सर्वाधिक भील का? उदयपुर। यानी महुआ के वृक्ष ज्यादा कहाँ मिलेंगे? उदयपुर। भील कौन है? आदिवासी है। और आदिवासियों की कहते हैं कि कल्पना पूरी हो रही किनसे? महुआ से। आदिवासियों का क्लप वृक्ष किसे कहते हैं? महुआ। आदिवासियों का क्लप वृक्ष कौन हो गया? महुआ। क्लप वृक्ष का जोड़ा, क्लप वृक्ष का जोड़ा है मांगड़ियावास अजमेर। मारवाड़ के क्लप वृक्ष तो कहां पर है? बिलाड़ा में। और वागड़ के क्लप वृक्ष डूंगरपुर, रतलाम मार्ग, बांसवाड़ा में। तो आदिवासियों का क्लप वृक्ष, लेकिन वैज्ञानिक नाम भी तो साथ में याद रखो। कोई बता सकता है वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुगा लोगोफेलिया। नाम तो काफी विस्तारित है। देखो थोड़ा लॉजिक से याद रखना है, ध्यान देना। अरे महुआ की शराब भीलों को लगती है मधु की यानी मीठी। मधु के चक्कर में लोग पी लेते हैं ज्यादा, फिर क्या हो जाते हैं? फेल। अरे यही तो महुआ का वैज्ञानिक नाम है, मधु का लोगोफेलिया। मधु का लोगोफेलिया। तो देखो खान पान यानी खाने में मक्के की रोटी और प्याज और पान में महुआ की शराब और ताड़ का रस। नेक्स्ट देखो, बिलों का खेल है गीड़ा दोटी। गीड़ा दोटी यानी ये आपके हॉकी की स्ट्राइक की तरह खेल होता है। बिलों का खेल है गीड़ा दोटी। अन्य बातों में और देखना, बिलों की शब्दावली में एक शब्द आता है कौंडी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कौंडी ये क्या है कि गाली मानते हैं। कौंडी क्या है? गाली। कौंडी को भयानक गाली मानते हैं। अगर आप एग्जाम सेंटर उदयपुर, बांसवाड़ा उधर आ जाए तो भूल के कौंडी मत बोलना, नहीं तो फिर बिल डूखा ही डूखा दे देला। तो कौंडी तो क्या है? गाली। और एक शब्द आता है पाडा। पाडा है प्रसन्नता का सूचक। पाडा कहने पर तो वो खर्चा कर देंगे, चाय पानी भी पिला देंगे। पाडा प्रसन्नता का सूचक। लेकिन ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में अपने यहाँ मारवाड़ में पाडा वगैरह मत कहना, यहाँ पाडा कह दिया तो उल्टा पड़ जाएगा। यानी पाडा प्रसन्नता का सूचक है और कौंडी क्या है? बिलों की गाली। मेला, बिलों का मेला। मेला में फेमस है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम मेला। और बेणेश्वर धाम कहां पर? यानी नवा टापरा, बेणेश्वर,
डूंगरपुर बेणेश्वर धाम मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम मेला बढ़ता आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर लियो। चलो देखो नेक्स्ट। अब बात करते हैं भीलों के गीत की। दो प्रसिद्ध भीलों के गीत हैं, एक तो है सुवटियो और एक है हम सीडो। बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से अक्सर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि बीलनी महिला द्वारा अपने पति को याद करते हुए गाया जाने वाला प्रेम गीत तो सुवटियो। बील पुरुष व महिला दोनों साथ कौन सा गीत गाते हैं? दोनों साथ में जो गीत गाते हैं उसका नाम क्या है? हम सीडो। ऑप्शन में तो दोनों मिलेंगे गलत करवाने के लिए, तो एक आध आप लॉजिक से याद रख लियो। देखो बंधुओं, अक्सर जो अकेला व्यक्ति होता है वो अपने लिए शब्द यूज करता है मैं, लेकिन एक से अधिक अगर साथ में हो तो क्या कहते हैं? हम। क्या कहते हैं? हम शब्द किस में लग रहा? हम सीडो, मतलब इसमें एक से अधिक है। तो पुरुष प्लस महिला ये दोनों साथ गाते हैं, वो कौन सा गीत है? हम सीडो। और बीलनी महिला अपने पति को कहते हैं अरे मारो सुवटियो, मतलब महिला द्वारा गाया जाता है प्रेम गीत अपने पति को याद करते हुए, वो कौन सा गीत है? सुवटियो। बीलों की भाषा है बीली, और बील डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी बांसवाड़ा अनुपात में अधिक, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या कहलाता? वागड़। और बीली भाषा किसकी सहायक बोली है? वागड़ी की सहायक बोली, या कह सकते हैं गुजराती का भी प्रभाव दिखाई देता है किस पर? बीली भाषा में। और 1981 में भारत सरकार ने बील युवती पर 1981 में भारत सरकार ने बील युवती पर ₹1 का डाक टिकट जारी किया। ₹1 का डाक टिकट जारी किया था। इनके अलावा और बातें देखो। अगर बात आए भीलों में जागृति फैलाने का प्रयास करने वाले प्रथम व्यक्ति थे संत मावजी। संत मावजी ने भीलों में लसोड़िया आंदोलन चलाया था, लेकिन भील पूर्णतः जागृत नहीं हो पाए। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से भीलों में जन जागृति फैलाई गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में संत सभा की स्थापना भी की, भगत आंदोलन चलाया। तो भीलों को एक करने के लिए कौन सा? एक ही आंदोलन चलाया था। किसने? मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों के मसीहा भीलों के बावजी। भीलों की एक सेना भी थी MBC मेवाड़ भील कोर, और मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था 1837 मुंबई में, और राजस्थान में मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 कार्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में स्थापित किया। तो भीलों में अगर पूछ ले जागृति किसने फैलाई थी? गुरु गोविंद गिरी ने। गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में जागृति फैलाई थी। चलो जल्दी यहां तक छापो आप।
एक दो शब्द और आते हैं। एक तो शब्द आता है पाखरिया बील। एक शब्द कभी कभार पूछते हैं अटक, और एक आता है फायरे फायरे। वैसे बिलों में अलग अलग ये बताते हैं, पाड़ियार वगैरह जो भी है, लेकिन विशेष याद रखना कौन सा, पाखरिया। पाखरिया बिल मतलब ये एक वीरता का सूचक होता है। सैनिक के घोड़े को मारकर वीरता का परिचय देने वाला क्या कहलाया, पाखरिया बिल, मतलब सैनिक के घोड़े को मारने वाला। सैनिक के घोड़े को मारने वाला। अटक जो बिलों का गोत्र होता है, बिलों का गोत्र क्या कहलाता है, अटक। बिलों का गोत्र अटक कहलाता है। अटक जगह वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान। अटक से सिंधु नदी मैदानों में प्रवेश करती है। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा। और फायरे फायरे बिलों का सामूहिक रणघोष। सामूहिक रणघोष, सामूहिक रणघोष मतलब अगर कोई बिल संकट में फंस जाए तो वो जोर से चिल्लाता फायरे फायरे। आसपास के सभी भील तीर कमान या जो भी अस्त्र लेकर वहां पर सामूहिक रूप से रण करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। फायरे फायरे क्या है, रणघोष। अरे लॉजिक से याद, फायर फायर करना, फायर कहाँ करते हैं, रण में करते हैं। फायरे फायरे यानी फायरे में क्या करते हैं, फायर, और फायर यानी रणघोष। तो ये तो विद्यार्थियों बात हुई अपने भील समाज की, भील जनजाति की, और बस इतनी सी जानकारी आपको याद रखनी है। और उसके बाद में आत्मविश्वास कर सकते हैं कि चाहे पेपर कोई भी दो, क्योंकि भील से अगर कोई जुड़ी हुई बात पूछे तो इनसे बाहर बढ़ने का चांस नहीं रहता है। भील इति सिद्धम।